यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी सीरीज़ एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अ फ्रेंड एंड फो, जो हम सेकंड शेयर करेंगे। आज हम कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। कमर्शियल में आता है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ करते हैं एक फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, जिसमें सबसे बेसिक एग्जांपल आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। जैसे बेसिक एग्जांपल है कि आप देखते हैं अल्कोहल बनती है नॉर्मल लेवल पे, तो उसके लिए यीस्ट यूज़ होती है। यीस्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि अवेलेबल रहता है नॉर्मली। जब हम घर में मैदे के साथ भी भटूरे बनाते हैं तो मैदा छोटा सा होता है, पर रात को थोड़ी सी यीस्ट या कर्ड डाल के रख देते हैं तो सुबह तक वो काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है। ये पैटीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, केक के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है वीट यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रस्ट फूड juices. Okay, so there is a smell of alcohol, sugar has been converted it to alcohol by yeast. तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो यीस्ट करता है नॉर्मली किसी भी ग्लूकोज या शुगर कंपाउंड को अल्कोहल में, और ये रिएक्शन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ओके, देन द मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी कुछ है। उसमें सबसे बेसिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर दोज ड्रग्स विच आर गिवन टू द ह्यूमन बीइंग टू सप्रेस और किल एनी जर्म्स इन द बॉडी। ठीक है, ये काफ़ी तरह से होते हैं। जैसे आपका क्या कहते हैं उसको, थ्रोट में इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, जैसे जिथ्रोमाइसिन। उसमें क्या होता है, वो एंटीबायोटिक्स उस डिज़ीज़ के पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं, और जिससे उस डिज़ीज़ में और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, और इतनी देर में हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ उसके ऊपर एक्ट करके उसको क्योर करती हैं। ओके, तो हम इसकी डिस्कशन के बारे में बात करते हैं कि वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर विल गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेंसिलिन। आज तो हम पेंसिलिन नहीं यूज़ करते बिकॉज हमारी बॉडी इन ड्रग्स को रेजिस्टेंस हो चुकी है। क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपको शुरू में ही बहुत हाई एंटीबायोटिक देती है और वो आपको 2 दिनों में लगता है आप ठीक हो गए हैं, पर फ्यूचर में आपकी बॉडी में उससे नीचे वाला एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा। तो सबसे बेसिक एंटीबायोटिक है एमॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। इस मेडिसिन का जो सोर्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दिस माइक्रो मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। These days number of antibiotics are produced from bacteria and what? Fungus. Drugs like made from are streptomycin, tetracycline, erythromycin. एरिथ्रोमाइसिन एक कॉमन ड्रग है जो कोविड के दौरान यूज़ की गई है। ओके, बिकॉज ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एक्ट करती है। ठीक है, इनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं क्योंकि ये फंगाई और बैक्टीरिया से बनाई गई हैं। ये एंटीबायोटिक्स किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं ताकि वो वैरायटी ऑफ डिजीज़ को क्या कर सके, क्योर कर सके। ओके, नॉर्मली एंटीबायोटिक्स हम जैसे जो ड्रग है इनहेल करते हैं, पर एनिमल्स उसको इनहेल नहीं कर सकते, तो उनके लाइव स्टॉक जो वो चारा खाते हैं उसके साथ मिक्स करके उनको दिया जाता है। नॉर्मली हम कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का स्प्रे प्लांट्स के ऊपर भी करते हैं ताकि प्लांट्स के डिजीज़ को जा सके। ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में। वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन
जब भी आप लगवाते हैं किसी डॉक्टर से, अगर कोई छोटा बच्चा है या आप भी अगर कोविड की वैक्सीन लगवाते हैं आपके घर में कोई, तो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एक लाइव माइक्रोब्स डाला जाता है बड़ी लोएस्ट क्वांटिटी में। वो इसलिए डाला जाता है कि आपकी बॉडी में उस माइक्रोब को डालने के बाद आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने पड़ जाए। एंटीबॉडीज़ एक नॉर्मली एक्शन है हमारी बॉडी का कि कल को फ्यूचर में कोई इस तरह के उसको माइक्रोब्स दिखेंगे तो वो एक्ट करेगा उनके पाथवेज को रोकने के लिए। वायरस की वैक्सीन ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बनाना एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वायरस जिस सेल में जाता है, जैसे हमने बात की थी होस्ट सेल की, जिस सेल में जाता है उसी सेल को अपना सोर्स बना लेता है जहाँ से वो मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, और ड्रग उस सेल के ऊपर एक्ट नहीं करती। तो हमारे लिए जो ड्रग्स देना है, एंटीबायोटिक्स देना है, वो एंटीबायोटिक्स इन वायरसेस के पाथवे के ऊपर एक्ट नहीं करती, क्योंकि ये अपना पाथवे चेंज कर लेते हैं। ओके, सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंड एवरीबॉडी आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट देम। ठीक है, सपोज कीजिए आपके कट लगा किसी नाइफ का, थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो गया, वो एंटीबॉडीज़ ने काम किया, कैट ब्लड इज फ्लोइंग, लेट्स गो एंड रिपेयर इट। द बॉडी रिमेंबर्स हाउ टू फाइट माइक्रोब्स अगेन। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी वैक्सीन्स हैं वो एक्ट करती हैं। एंटीबॉडीज़ बॉडी में रहती हैं और वो फ्यूचर में किसी एक्टिविटी को भी डिटेक्ट करके काम करती हैं। इसी तरीके से वैक्सीन भी काम करती हैं। ठीक है, जैसे कुछ डिजीज़ कॉलरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ये भी वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जा सकती हैं। ओके, गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोग्राम शुरू किए हैं बच्चों को वैक्सीनेट करने की। मोटिव ये है वैक्सीनेशन का कि बच्चों में ये डिज़ीज़ को ख़त्म किया जा सके। लार्ज स्केल वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं आजकल ह्यूमन से और एनिमल से, ताकि इंसानों को और एनिमल्स को इन बीमारियों से जा सके। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे माइक्रोब्स का क्या रोल है सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव। जैसे आप देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में होते हैं, और ये रूट्स के राइबोसोम्स में भी होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उसको करते हैं। ये जो माइक्रोब्स हैं जो हवा में नाइट्रोजन को फिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि हवा की या ऑक्सीजन सॉइल की क्या बढ़ाई जा सके, एनरिचमेंट की जा सके। ठीक है, सो इट इज़ एनरिच्ड। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेस। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, आप कमर्शियल यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, कैसे गार्डनर इन द गार्डन कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड व्हाट गार्डन्स। ये वो एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम जिसमें हम नेचुरल कंपोस्ट बनाएंगे। तो ये जो घास, ये जो छोटे पत्ते, छोटी स्टेम्स काट कर जहाँ पे दबाई गई, ठीक है, वो काफ़ी देर अनडिस्टर्ब्ड रहती हैं। आपके घर के पास भी कोई अगर पत्ते हैं आपने निकाल के फेंक दिए तो कुछ दिनों बाद बस सूख जाते हैं। ओके, और उनको अलाउ किया जाता है अनडिस्टर्ब पड़ा रहने के लिए, और ये वेस्ट क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, और ये मैन्योर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दी प्लांट वेस्ट वॉज कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस एंड कैन बी यूज्ड बाय व्हाट प्लांट्स अगेन। ये जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनी है मैन्योर, इसको हम दोबारा प्लांट्स में या उन क्यारियों में डाल देते हैं या फील्ड में डाल देते हैं जहाँ से प्लांट्स इनकी दोबारा यूटिलाइज कर सकें। ठीक है,
कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स और डेड एनिमल्स होता है, और ये कुछ देर बाद क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। ये कहीं गायब नहीं हुए, ये इसलिए हो गए क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम माइक्रोब्स ने उनके ऊपर काम कर कर उनको छोटे छोटे पीसीज में डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्स कर दिया। इसी तरह माइक्रोब्स एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में क्या करते हैं। फिर आया है हमारा आज का टॉपिक नेक्स्ट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। तो आप देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो तरह से हमारे पे काम कर रहे हैं। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल है और ये डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। एक जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, जो चीज़ों को डिटीरियोरेट करते हैं, जैसे दे कैन स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड व्हाट, लेदर ऑल्सो। आज हम बात करेंगे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग। ओके, पहले बीमारी हम बाद में बात करेंगे, पहले ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ये पैथोजेंस डिजीज़ कॉजिंग जो कैरियर्स हैं वो कैसे कैसे एंटर हो सकते हैं। उसके काफ़ी वेज हैं। दी पैथोजेंस कैन ऑल्सो एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जैसे कोविड है, इट गोज़ थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नाक से जाता है, मुंह के सांस से भी जाता है, कुछ गलत खाने से आपका पेट भी खराब हो जाता है, तो वो एक पैथोजेंस है, एक बीमारी है। ठीक है, दे कैन बी, उसके काफ़ी सोर्स हैं। या तो वो सोर्स एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है, या बाय मॉस्किटो या बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट से, कोई भी हो सकता है। ओके, दीज डिजीज़ दो तरह के होते हैं, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो अगर आपको हो गया तो आप किसी और को भी फैला सकते हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ओके, कोल्ड, चिकन पॉक्स, कोविड। तो आपने कोविड में अभी देखा है कि अगर किसी को कोई डिजीज़ होता है या कोविड से इन्फेक्शन होती है तो हम उससे प्रिवेंशन रखते हैं, अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, फेस पे मास्क लगाते हैं। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जो आपको ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे इन्फेक्टेड पर्सन से। जैसे आपको बुखार हुआ बेसिकली, अगर आपको कोविड नहीं है तो वो फीवर किसी और को ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। ओके, इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कोई भी पेशेंट, चाहे वो कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड हो या वो ट्यूबरक्लोसिस से, तो जब भी वो स्नीज करता है या छींकता है तो एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं सस्पेंडेड। वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हवा में रहते हैं, जब कोई उसको सांस लेता है, टच करता है या दोबारा अपने नोज़ पे लगाता है तो वो उस ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान उसके बॉडी के अंदर वो एंटर हो जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन से डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है और हवा से जाता है। ठीक है, और साथ में उनके प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं, जैसे हम बोलते हैं कोविड में कीप पीपल इन आइसोलेशन। ओके, उसके बाद मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, दे आर ऑल वायरसेस। ठीक है, और पर्सनल बिलोंगिंग्स, किसी घर में चिकन पॉक्स होता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई इसके कपड़े अलग से वॉश करने हैं, डिटॉल डालना है ताकि इन्फेक्शन कैरी ना हो। सेम इज़ विद द कॉलरा एंड टाइफाइड, अच्छे तरह से हाथ ना धोना, ये बेसिक कुछ कारण हैं। ठीक है, और बॉयल्ड फूड खाना, ठीक है, बॉयल्ड वाटर पीना, इन से इन चीज़ों को दूर किया जा सकता है। सबसे डेंजरस है इसमें हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वाटर से फैलता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब ड्रिंकिंग वाटर में, हमारे घर में जो पाइप के थ्रू वाटर आता है, अगर उसमें अनहाइजीनिक वेस्ट मिल जाए तो वो वाटर को वायरस स्प्रेड करती है, और ये वायरस बहुत डेंजरस है ह्यूमन बीइंग के लिए। फिर आ गया मलेरिया।
मलेरिया उसी तरह है जैसे डेंगू है। ये प्रोटोजोआ एक मॉस्किटो इसका एक कैरियर है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को इसको अलाउ करता है। तो तभी गवर्नमेंट बोलती है न्यूज़पेपर्स में या टीवी पे कि आप अपने घर के आसपास इसको फैलने ना दें। फिर आ गया दूसरी कैटेगरी में हमारा प्लांट डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आप बहुत कुछ देखते होंगे आपके आसपास कि आपने घर के बाहर कोई वेजिटेबल लगाई, वेजिटेबल के ऊपर रस्ट सी लग गई है, पत्ते उसके झड़ने लग गए हैं, ठीक है, ये सब उसकी बात हो रही है, ठीक है। प्लांट डिजीज़ में सबसे बेस्ट है जो मेन है वो है सिट्रस एंकर। ये बैक्टीरिया है जो हवा में फैलता है। तो तभी आप देखते होंगे फार्मर अपने फील्ड में कुछ कुछ दिनों बाद स्प्रे करते रहते हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो इजीली इनका शिकार ना बन जाए। और एक बहुत कॉमन डिजीज़ है वीड का जिसको बोलते हैं रस्ट ऑफ वॉट वीड। ये हवा से भी होता है या उसके सीड भी इन्फेक्टेड होते हैं। फिर हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या कहता है? फूड पॉइजनिंग कहता है कि कई बार आपने कहीं बाहर से या कहीं घर में कुछ खाना खाया, आपको थोड़ा सा आपका एब्डोमेन स्टोमक अनइवन सा महसूस हुआ, मे बी आपको लूज मोशंस भी लगे, ठीक है, आपको वॉमिटिंग्स भी हुई। फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपसे ये पूछता है डायग्नोसिस के दौरान कि आपने क्या खाया था। वो ये जानना चाहता है कि क्या आपको कोई फूड पॉइजनिंग हुई है, खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जिसमें ऑलरेडी पैथोजेंस थे वो आपकी बॉडी में जाके उसने आपके सिस्टम को अनइवन कर दिया है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं समटाइम्स इट हैपन दैट वी ईट मोर फूड देन इट कैन बी डिजेस्टेड बाय आवर स्टोमक। आफ्टर सम टाइम वी स्टार्ट वॉमिटिंग एंड वी नीड टू सी अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेज दिस इज़ वॉट ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग काफ़ी तरीके से होता है, काफ़ी रीज़न हैं इसके। आपने कोई आज का खाना बनाया हुआ कल खाया शाम को और उसको आपने ध्यान से स्टोर नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। आपने ओवर ईटिंग कर ली है, आपका फूड आपका स्टोमक डाइजेस्ट नहीं कर पाया आपको, ओके। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस फूड को टॉक्सिक बनाते हैं जो सूटेबल नहीं होता खाने के लिए। सो हमें फूड जो हम खाते हैं उसको हमें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी। और फूड प्रिजर्वेशन के टाइप जैसे आप इस स्लाइड में देखते हैं, ये स्लाइड में हम पिकल्स देखते हैं, ठीक है। काफ़ी मेथड्स हैं इसके स्टोर करने के। सबसे कॉमन जो आप घर में देखते हैं पिकल्स, अचार, जिसको हम केमिकल मेथड बोलते हैं, जिसमें हम विनेगर वगैरह भी मिक्स करते हैं। प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, आप घर में कोई सब्जी लेके आते हैं तो उसमें सॉल्ट लगा के आप रखते हैं ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे। शुगर, मार्केट से आप कुछ मुरब्बा लाते हैं खाने के लिए तो उसमें शुगर सोल्यूशन होता है। शुगर सोल्यूशन बेसिकली मोटिव क्या है कि हमने इनके प्रिजर्व करके रखना है। और प्रिजर्व कैसे हो पाएगा? जब कोई ऐसी चीज़ होगी जो इन्वायरमेंट से रिएक्ट ना हो पाए, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का और सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। जो पैक्ड मिल्क आप लेते हैं वो 70 डिग्री से अबव उसको बॉयल करके एकदम कूल ऑफ कर देते हैं, जो उसके अंदर बैक्टीरिया है वो डेड हो जाता है। स्टोरेजिंग एंड पैकेजिंग, स्टोरिंग मीन्स लाइक वी पुट द फूड इन रेफ्रिजरेटर, पैकिंग मीन्स यू गो टू मार्केट टू बाय अ पैक्ड फूड। तो ये सब लॉजिक्स हैं या तरीके हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो दैट नाइट्रोजन इज़ नॉट इन फ्री स्टेट, वो अकेली स्टेट में नहीं है, ठीक है। और बेसिकली एलिमेंटल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है कि वो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रेट की फॉर्म में होती है। तो कैसे एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट्स अपनी रूट्स की हेल्प से राइबोसोम बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट कर कर उसको फॉर्म को चेंज कर कर
नाइट्रोजन अपने प्लांट्स को ग्रो करता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द स्क्रीन लुक्स लाइक टू अस, ओके। अब हम इसके डिटेल के बारे में सीखेंगे। जैसे मैंने बताया है कि बैक्टीरियम राइबोसोम एक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लेग्नोमिनस प्लांट्स की बात करते हैं जिनमें पल्सेस, इसी रीज़न की वजह से फार्मर्स को बोला जाता है कि आप अपनी क्रॉप को रोटेट करें। रोटेट मतलब एक सीज़न में अगर आपने पल्सेस लगाई, नेक्स्ट में आपने व्हीट लगाया, फिर राइस लगाया, तो नेक्स्ट में आप फिर और कुछ रोटेट कीजिए, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल की नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन या कन्वर्टिंग फैसिलिटी है, वो बनी रहे। राइबोसोम्स लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दिस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड व्हाट pulses. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. Even the amount of the nitrogen in the atmosphere remains what? Constant. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे बारिश के मौसम में लाइटनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं कि बिजली चमक रही है, वो बिजली चमकने से भी नाइट्रोजन क्या होती है? फिक्स हो जाती है। फिक्स मतलब इट इज़ रेडी फॉर अ प्लांट टू यूज़, ओके। Atmosphere has 78% of the nitrogen. Nitrogen is one of the most important constituents for survival and also a part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and what? Vitamins. Okay. Atmospheric nitrogen जो अवेलेबल है एयर में, वो प्लांट्स और एनिमल्स उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, तो जैसे प्लांट्स ने नाइट्रोजन को यूज़ किया, एनिमल्स ने उसको खाया, जब एनिमल्स क्या हो गए? डेड हो गए, डिके हो गए, तो नाइट्रोजन दोबारा वापस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। दैट इज़ वाई इट रिमेन्स कांस्टेंट। और जो कई भी बैक्टीरिया और कोई ब्रू ग्रीन एल्गी जो सॉइल में है, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर उसको फिक्स करती है और उसको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में बना देती है। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब कि ये अब नाइट्रोजन यूज़ होने के लिए तैयार है, सॉइल उसको अडॉप्ट कर लेगा। फिर एनिमल्स जो इन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, जो उनको खाते हैं, तो वो इनसे प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। और जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया और फंगस सॉइल में प्रेजेंट है, वो इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है, ताकि ये दोबारा प्लांट्स को यूज़ किया जा सके। जैसे एक बारी मैंने पल्सेस लगाई, हमने पता है कि पल्सेस के जो रूट्स हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो एक बारी मैंने लगा दिया, अब मैंने दोबारा उसको फील्ड को छोड़ दिया, ठीक है। जो रूट नोड्यूल्स होंगे, जो मैं नई क्रॉप लगाऊंगा, तो ऑलरेडी वो डेड होकर प्लांट्स या किसी एनिमल खाने के बाद वो उसमें जो बच जाएगा वो दोबारा फिर रेडी हो जाएगा अपटेक के लिए। इसी कारण से जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में आलमोस्ट कम या ज़्यादा 78% के आसपास ही रहती है। तो जितनी ज़्यादा मेरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर की बढ़ेगी, ठीक है, जैसे पल्सेस लगाऊंगा मैं, बीन्स लगाऊंगा, ये चीज़ों से मेरे को जो ग्रोथ है या मेरे को जो नाइट्रोजन की अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी है सॉइल के लिए, वो हमेशा बढ़ती है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये एक नाइट्रोजन साइकिल है। आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे टॉप में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन ने फिक्स हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया ने, राइबोसोम बैक्टीरिया ने उसको फिक्स कर दिया। फिर इस बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स सॉइल में आ गए, ठीक है। अब जब सॉइल में आए तो बैक्टीरिया ने दोबारा उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट गैस में कर दिया। अब इसमें दो चीज़ें हैं। दूसरा प्रोसेस जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो लाइटनिंग के थ्रू भी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये यूज़ किया जाता है अपटेक बाय व्हाट? प्लांट्स। और इन प्लांट्स को जो एनिमल्स हैं वो ईट करते हैं
और जो एक्सक्रीट करते हैं जो वेस्ट, और जो उनकी डेथ के बाद जो हो जाता है वो दोबारा सॉइल में वो चला जाता है। तभी तो हम बोलते हैं कि कंपाउंड्स या प्लांट्स या एनिमल वेस्ट अगर हम कहीं एक जगह इकट्ठे करें, क्यों हम ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करते हैं? क्योंकि जो एनिमल्स ने अपना एक्सक्रीटा निकाला, ठीक है, वो एक्सक्रीटा अगर हम डिकम्पोज करके रखें तो वो बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब है कि जब वो फील्ड में डाली जाएगी तो प्लांट्स की जो नाइट्रोजन अब्जॉर्बिंग या नाइट्रोजन कन्वर्टिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको वीडियो सुन के अच्छा लगा होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कंटिन्यू कर देखते रहिए एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा।